हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं एडिटेरिया के टेस्ट सीरीज से टेस्ट 6 के हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में उपयुक्त कथन किसने कहा था? तब मुस्लिम लीग द्वारा 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस मनाने की घोषणा के बाद बिहार एवं बंगाल में भयंकर दंगे शुरू हो गए थे और ये जो कथन है सरदार पटेल के द्वारा उसी कंटेक्स्ट में दिया गया था। सो राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में बिहार के किस क्षेत्र में नोनिया विद्रोह हुआ था? तो बिहार के तिरहुत, सारण, पूर्णिया एवं हाजीपुर में 1700 से 1800 ईस्वी के बीच नोनिया विद्रोह हुआ था और उसका मुख्य कारण था सोरा उत्पादन का उचित मूल्य उत्पादकों को नहीं मिलना। तो इसमें से तिरहुत, सारण, पूर्णिया, हाजीपुर ये सब है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, 1905 में बनारस में आयोजित कांग्रेस के 21वें अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, किस तिथि को मध्यरात्रि को रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने नया तिरंगा झंडा फहराया तथा स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव पढ़ा था? तो वो डेट था 31 दिसंबर 1929 लाहौर सेशन के दिन। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर कब चलाया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1942 को। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, मजमून शाह एवं चिराग अली ने किस विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया था? तो फकीर विद्रोह का। फकीर विद्रोह 1776-77 में घुमक्कड़ मुस्लिम फकीरों द्वारा शुरू किया गया था, जिसके प्रमुख नेता मजमून शाह और चिराग अली थे। इस विद्रोह का प्रमुख कारण जमींदारों एवं कृषकों से अत्यधिक लगान की वसूली था। जमींदारों एवं कृषकों से अत्यधिक लगान की वसूली। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन क्रांतिकारियों को काकोरी ट्रेन डकैती कांड में फांसी की सजा हुई थी? तो लखनऊ सहारनपुर मार्ग के काकोरी नामक स्थान पर 9 अगस्त 1925 को लखनऊ पैसेंजर ट्रेन में डकैती डालकर सरकारी खजाने को लूट लिया गया था और इसी को काकोरी कांड कहा गया। इस केस में राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल एवं अशफाक उल्ला खां को फांसी दी गई थी। तो इसमें से राम प्रसाद बिस्मिल एवं अशफाक उल्ला खां राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को किस अधिनियम के माध्यम से शामिल किया गया? तो 1833 के चार्टर एक्ट में गवर्नर जनरल की परिषद में विधिक परामर्श हेतु विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य की नियुक्ति की गई थी। उसे केवल परिषद की बैठकों में बैठने का अधिकार था, मतदान का नहीं। लॉर्ड मैकाले को विधि सदस्य के रूप में प्रथम बार नियुक्त किया गया था। राइट ऑप्शन सी होगा, 1833 का चार्टर एक्ट। नेक्स्ट, जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य सौंपा गया था महात्मा गांधी जी को। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, बक्सर के युद्ध के दौरान बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर था। मीर कासिम को उसके विद्रोही स्वभाव के कारण अंग्रेजों ने नवाब पद से हटा दिया और पुनः मीर जाफर को 1763 से 1765 तक नवाब बनाया। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर की लड़ाई के दौरान बंगाल का नवाब मीर जाफर था। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन एवं लॉर्ड बेवेल दोनों से वार्ता करने वाला कांग्रेसी अध्यक्ष कौन था? तो अबुल कलाम आज़ाद थे। अबुल कलाम आज़ाद राइट ऑप्शन बी होगा। अबुल कलाम आज़ाद 1940 से 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। नेक्स्ट, पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? तो पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को साइन किया गया था। 24 सितंबर 1932, इसमें से कोई नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, मुगल वंश के संस्थापक बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी? तो तुजुक ए बाबरी लिखी गई थी चगताई तुर्क भाषा में लिखी गई थी और फारसी में इसका अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। इसमें कोई नहीं होगा। राइट ऑप्शन डी।
नेक्स्ट, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो विजयनगर पर 1356 से 1377 तक बुक्का प्रथम का शासन रहा और उसी ने ही 1374 में चीन के सम्राट के पास अपना दूतमंडल भेजा था। तो इसमें से बुक्का प्रथम होगा, राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 12 मासा की रचना की थी? तो 12 मासा पद्मावत का ही एक भाग है और पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। मलिक मोहम्मद जायसी, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, मुगल प्रशासन में मुहत्सिब नामक अधिकारी किस कार्य से संबंधित था? तब मुहत्सिब नामक अधिकारी की नियुक्ति औरंगजेब ने प्रजा के नैतिक आचरण की देखभाल करने के लिए किया था। मुहत्सिबों का मुख्य कार्य शरीयत के प्रतिकूल काम करने वालों को रोकना तथा आम जनता को दुष्चारिता से बचाना था। राइट ऑप्शन सी होगा, लोक आचरण अधिकारी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर काल के चित्रकारों में शामिल नहीं था? तो जहांगीर काल में के चित्रकारों में शामिल थे अबुल हसन, फारूक बेग शामिल थे, लेकिन अब्दु समद ये हुमायूं के समय में चित्रकार थे और मुगल चित्रकला की नींव इसी ने रखी थी, अब्दु समद ने। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, किस सिख गुरु को जहांगीर द्वारा फांसी पर चढ़ा दिया गया था? तो जहांगीर के शहजादे खुसरो ने 1606 ईस्वी में विद्रोह किया। इस दौरान गुरु अर्जुन देव ने खुसरो को आशीर्वाद दिया एवं धन से सहायता प्रदान की थी। इसी के कारण 1606 ईस्वी में षड्यंत्र का आरोप लगाकर जहांगीर ने उन्हें मृत्युदंड दे दिया था। राइट ऑप्शन सी होगा, गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। कृष्ण प्रथम, इसमें से कोई नहीं होगा। राइट ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट, चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन का वर्णन किस अभिलेख में है? तो उत्तर मेरूर अभिलेख में चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन में ग्राम सभा की कार्यकारिणी समितियों की कार्य प्रणाली का विस्तृत विवरण है। प्रत्येक ग्राम में अपनी ग्राम सभा होती थी जो प्रायः केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से ग्राम प्रशासन का संचालन करती थी। तो इसमें से उत्तर मेरूर अभिलेख, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, किस अभिलेख के माध्यम से यह पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित भीतरी स्तंभ लेख से पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। हूणों का भारत पर पहला आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के समय में हुआ था, जिसमें वे स्कंदगुप्त से बुरी तरह पराजित हो गए थे। तो इसमें से राइट ऑप्शन ए होगा, भीतरी स्तंभ लेख। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण मुख्य रूप से आर्थिक संकट यानी संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था को बताया है? तो डी कोसाम्बी ने आर्थिक संकट यानी संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था कारण बताया है। डी कोसाम्बी, राइट ऑप्शन बी होगा। रोमिला थापर ने केंद्रीय प्रशासन अधिकारी तंत्र का अप्रशिक्षित होना बताया है और डीएन झा ने कमजोर उत्तराधिकारी को मुख्य कारण बताया है। नेक्स्ट, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म को दो संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया था? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति जो कि कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित की गई थी, उसी में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया था। तो इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बौद्ध विहार की स्थापना पालवंशी शासक धर्मपाल ने किया था? तो धर्मपाल ने विक्रमशिला बौद्ध विहार की स्थापना करवाया था और इसके साथ ही जो बांग्लादेश में स्थित है सोमपुर बौद्ध विहार, उसकी भी स्थापना पालवंशीय शासक धर्मपाल ने ही कराया था। तो मोर देन 1 हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, गुप्त काल में सामान्यतः भूमि राजस्व की दर कितनी थी? तो 1/6 थी, उपज का 6ठा भाग, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस गुर्जर प्रतिहार शासक की उपाधि आदि बराह थी? तो आदि बराह की उपाधि धारण किया था मिहिर भोज ने, राइट ऑप्शन सी होगा।
नेक्स्ट, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? नंद वंश का शासन था। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार एक भारतीय महिला को अध्यक्ष चुना? तो सरोजनी नायडू 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी तथा वे कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला थीं। तो इसमें से राइट ऑप्शन कोई नहीं होगा 1925 का। राइट ऑप्शन डी होगा। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती एनी बेसेंट की थी और वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। नेक्स्ट, हर्षचरित्र नामक पुस्तक की रचना निम्न में से किसने की थी? बाणभट्ट ने की थी। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, अशोक के अभिलेखों में निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख है? तो अशोक के दूसरे एवं 13वें शिलालेख में संगम राज्यों चोल, पांड्य, सत्यपुत्र एवं केरल पुत्र सहित ताम्रपर्णी यानी श्रीलंका की सूचना मिलती है, लेकिन इन अभिलेखों में सातवाहन का वर्णन नहीं है। तो चोल का है, पांड्य का है, लेकिन सातवाहन का नहीं है। राइट ऑप्शन ए होगा। सॉरी, सातवाहन का उल्लेख नहीं है और उल्लेख है ये चुनना है हमें। तो चोल एवं पांड्य का उल्लेख है, तो ए ऑप्शन सही ना होकर के डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट, 1878 ईस्वी में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आचार्य केशव चंद्र से मतभेद के कारण आनंद मोहन बोस एवं शिवनाथ शास्त्री द्वारा 1878 में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। तो इसमें से सी होगा, आनंद मोहन बोस। नेक्स्ट, भारत में किस वायसराय को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन द्वारा 1882 में स्थानीय स्वायत्त शासन की भारत में शुरुआत की गई थी। यह स्वशासन 3 इकाइयों तालुका बोर्ड यानी ग्रामीण क्षेत्र में तालुका बोर्ड और म्यूनिसिपल बोर्ड एवं जिला बोर्ड में विभक्त किया गया था। तो इसमें से लॉर्ड रिपन नहीं दिया गया है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, कालक्रम के अनुसार कौन सी संधि सबसे बाद में की गई थी? तो पूना की संधि जून 1817 में अंग्रेजों और पेशवा के बीच पूना की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि के परिणाम स्वरूप ब्रिटिशों का नियंत्रण नर्मदा नदी के उत्तर में और तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में हो गया था। तो ये 1817 में हुई थी। उसके बाद में मंदसौर की संधि जनवरी 1818 में ब्रिटिश और होलकर के बीच में हस्ताक्षरित हुई थी। तो ये हो जाएगा जनवरी 1818 और देवगांव की संधि 1803 में भोसले और अंग्रेजों के बीच में हुई थी 1803। तो इसमें से सबसे बाद में हस्ताक्षरित हुई थी मंदसौर की संधि। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, व्हिटले आयोग 1929 का संबंध निम्नलिखित में से किस विषय से है? तो व्हिटले आयोग का गठन 1929 में लॉर्ड इरविन के समय में हुआ था और श्रम क्षेत्र में सुधार से संबंधित ये आयोग था। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, सर्वप्रथम किस भारतीय ने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ा था? तो WC बनर्जी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम व्यक्ति थे, पर वे चुनाव हार गए थे। और दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। WC बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे 1885 के। तो इसमें से राइट ऑप्शन WC बनर्जी बी होगा। नेक्स्ट, बिहार में गांधी जी द्वारा पहला स्कूल कहाँ स्थापित किया गया था? तो गांधी जी ने चंपारण के बरहरवा लखन सेन नामक गांव में 14 नवंबर 1917 को पहला स्कूल स्थापित किया था। स्कूल के लिए शिव गुलाम लाल ने अपना घर दान किया था। मुंबई से आए बबन गोखले और उनकी पत्नी अवंतिका बाई गोखले ये दोनों उस स्कूल के प्रथम शिक्षक बने थे। तो इसमें से राइट ऑप्शन ए होगा, बड़हरवा लखन सेन गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है? तो आधुनिक बिहार का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है।
उन्होंने बिहार को पृथक राज्य की मान्यता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण ने पृथक बिहार की मांग के समर्थन में 1906 में एक पत्रिका भी निकाली थी। तो इसमें से सच्चिदानंद सिन्हा उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? विलियम टेलर था, राइट ऑप्शन सी होगा। बिहार में 1835 ईस्वी में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? तब बिहार में आधुनिक शिक्षा यानी पाश्चात्य शिक्षा का आरंभ 1835 में हुआ था। 1835 में पटना जिला में पहला जिला स्कूल खोला गया और वर्तमान समय में इसे पटना हाई स्कूल के नाम से जाना जाता है। तो इसमें से राइट ऑप्शन बी होगा, पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड क्लाइव ने किस वर्ष बिहार एवं बंगाल के क्षेत्र में द्वैध शासन की प्रणाली लागू की? तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से विचार विमर्श करने के पश्चात लॉर्ड क्लाइव ने 1765 में बिहार एवं बंगाल के क्षेत्र में द्वैध शासन लागू किया और क्लाइव ने धीरज नारायण को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था। तो राइट ऑप्शन बी होगा, 1765 में। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए यानी क्रिस्टल के स्ट्रक्चर का स्टडी करने के लिए क्रिस्टेलोग्राफी के अंतर्गत एक्सरे के डिफ्रैक्शन पैटर्न का यूज किया जाता है। सो इसमें राइट ऑप्शन बी होगा, एक्स किरणें, राइट ऑप्शन बी होगा। और एक्स किरणों का, एक्स रेज का प्रोडक्शन कैसे होता है? जब कोई भी हाईली इनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल किसी मेटॉलिक सरफेस से टकराता है, जैसे इलेक्ट्रॉन किसी मेटॉलिक सरफेस से टकराता है तो वहाँ से एक्सरे उत्पन्न होता है। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करेगा? तो मान लेते हैं कि ये जल में वायु का एक बुलबुला है, चारों तरफ जल है और वायु का बुलबुला है यानी एयर का एक बबल है। तो बाहर का मीडियम डेंसर है यानी वाटर है बाहर में, तो वो मीडियम डेंसर है और अंदर रेयरर मीडियम है, रेयरर मीडियम है। अब कोई भी रे यहाँ से जब आएगी तो कोई भी रे आएगी तो हम इसको सेंटर से मिला दे तो नॉर्मल हो जाएगा। यहाँ पे सेंटर से इसको मिला दीजिए, नॉर्मल हो गया। और यदि मीडियम चेंज नहीं होता तो ये सीधे ऐसे चली जाती रे। अब मीडियम चेंज हो रहा है, डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है तो नॉर्मल से अवे बेंड करेगी, तो ये नॉर्मल से अवे इस तरीक़े से बेंड कर जाएगी यहाँ पे। और फिर यहाँ से जब निकल रही है, यहाँ से जब निकल रही है तो अब रेयरर से डेंसर में जा रही है, रेयरर से डेंसर में जा रही है तो ये नॉर्मल की ओर बेंड करेगी। दूसरा रे भी हम यहाँ से चलाएं तो इस तरीक़ा से हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये एयर का बबल जो है डाइवर्ज कर रहा है रेज को, यहाँ से डाइवर्ज होकर के निकल रही है, तो मतलब डाइवर्जिंग लेंस के जैसा बिहेव कर रहा है। और डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है? अवतल लेंस होता है यानी कनकेव लेंस होता है। सो राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आता है तो उसका आकार? तो मान लीजिए कि कोई भी कंटेनर है, ये इसमें वाटर है और यहाँ पे वायु का एक बुलबुला है। तो तलहटी में जो है इसके यानी बॉटम पे प्रेशर ज़्यादा है और जैसे जैसे ऊपर जाएगा प्रेशर कम होगा, तो बाहर का प्रेशर कम होगा, अंदर का प्रेशर तो उतना ही है। बाहर का प्रेशर कम होने की वजह से इसका साइज बढ़ते चला जाएगा यानी इसका आकार बढ़ेगा, तो बढ़ जाएगा, राइट ऑप्शन सी होगा। आकार बढ़ने का कारण क्या है? जो बबल है, जो बुलबुला है, वायु का बुलबुला ऊपर जैसे जैसे आएगा बाहर का प्रेशर कम होते चला जाएगा और बाहर का प्रेशर कम होने की वजह से इसका आकार यानी इसका साइज बढ़ते चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 240 वोल्ट 100 वाट का एक बल्ब 120 वोल्ट की विद्युत आपूर्ति से जुड़ा है, क्या अनुमान लगाया जा सकता है? तो देखिए उसकी रेटिंग है 240 वोल्ट और वोल्टेज सप्लाई किया जा रहा है, करंट सप्लाई किया जा रहा है 120 वोल्ट पे, तो निश्चित रूप से वो फ्यूज तो नहीं होगा। और चूंकि कम वोल्टेज पे करंट सप्लाई किया जा रहा है इस कारण से वो ज़्यादा लाइट नहीं देगा, कम ही लाइट देगा यानी डीम जलेगा। तो इसमें से बल्ब फ्यूज हो जाएगा। बल्ब तो फ्यूज नहीं होगा क्योंकि कम वोल्टेज पे करंट सप्लाई किया जा रहा है। बल्ब जलेगा लेकिन मंद रोशनी के साथ जलेगा, यही ऑप्शन सही है। सो राइट ऑप्शन बी होगा, बल्ब तो जलेगा लेकिन डीम जलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्रु गैस यानी टीयर गैस में प्रयोग होता है। तो टीयर गैस में बहुत सारे कंपाउंड्स का यूज किया जाता है, जैसे एक है क्लोरोफॉर्म और नाइट्रिक एसिड को जब हम गर्म करते हैं यानी CH3
CHCl3 और HNO3 नाइट्रिक एसिड, HNO3 को जब हम गर्म कर देते हैं तो एक कंपाउंड बनता है, उसको कहा जाता है क्लोरोपिक्रीन। क्लोरोपिक्रीन उसका फॉर्मूला है Cl3CNO2, इसको क्लोरोपिक्रीन कहा जाता है, क्लोरोपिक्रीन। और क्लोरोपिक्रीन का यूज टीयर गैस के रूप में किया जाता है, और इसमें कौन सी गैस है? क्लोरीन गैस है, तो इससे भी क्लोरीन गैस। एक दूसरा भी कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला होता है C10H5Cln2, उसका फॉर्मूला होता है C10H5Cln2। इसका नाम है 2-क्लोरोबेंजल मेलेनोनाइट्राइल, और इसका स्ट्रक्चर होता है एक बेंजीन रिंग। आप ले लीजिए बेंजीन रिंग, इसमें यहाँ पे Cl और यहाँ से जोड़ दीजिए एक कार्बन CH, फिर डबल बॉन्ड से दूसरा कार्बन जोड़ दीजिए, और यहाँ से एक कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड के साथ, ये नाइट्राइल ग्रुप है, यहाँ से फिर कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन जोड़ दीजिए, तो इसका नाम है 2-क्लोरोबेंजल मेलेनोनाइट्राइल, और इसका भी यूज किया जाता है टीयर गैस के रूप में। तो इसमें है क्या? निश्चित रूप से इसमें क्लोरीन गैस है। तो इस तरीक़ा से हम पाते हैं कि क्लोरीन गैस यहाँ पे सही आंसर है। हालांकि जो एडिटेरिया का जो आंसर प्रोवाइड किया गया है उसमें अमोनिया गैस दिया गया। हाँ, अमोनिया जो है, अमोनिया गैस से भी आंखों में आंसू आ जाता है, लेकिन टीयर गैस में क्लोरीन गैस ही पाया जाता है, तो इस कारण से राइट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदीप्ति नली यानी फ्लोरोसेंस ट्यूब सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है। तो फ्लोरोसेंस ट्यूब में यानी नली में सामान्यतः प्रयोग होने वाली जो वस्तु है वो है मरकरी का वाष्प यानी पारा वाष्प तथा ऑर्गन, इन्हीं दोनों का यूज किया जाता है। पारा वाष्प तथा ऑर्गन, राइट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा, यानी मरकरी वेपर एंड ऑर्गन गैस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भारी धातु है। तो भारी धातु वही होगा जिसका एटॉमिक मास सबसे ज़्यादा होगा। तो यूरेनियम का एटॉमिक मास 238 ले सकते हैं, 238। लोहा आयरन का एटॉमिक मास लगभग 56 ले सकते हैं, 55.84 होता है, लगभग 56 ले सकते हैं। और कॉपर का एटॉमिक मास 63.54 ले सकते हैं, 63 या 64 ले सकते हैं। तो इनमें से हम देख रहे हैं सबसे ज़्यादा एटॉमिक मास है यूरेनियम का, तो इसमें से सबसे भारी धातु होगी यूरेनियम, सो राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलीय तनाव यानी एक्वस टेंशन निर्भर करता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही अराइज होता है, एक्वस टेंशन यानी जलीय तनाव है क्या। देखिए, किसी भी गैस में यदि वाटर वेपर मौजूद है, यदि मान लीजिए इस कंटेनर में गैस है और इसमें वाटर वेपर मौजूद है, तो वाटर वेपर भी अपना प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो इसमें मान लीजिए कि दो गैसेस है, ए और वाटर वेपर। एक गैस ए है ड्राई गैस, और उसमें वाटर वेपर मौजूद है, वाटर वेपर। तो वाटर वेपर भी यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा और ड्राई गैस भी अपना प्रेशर एक्सर्ट करेगी। तो वाटर वेपर का जो प्रेशर होगा वो उसका पार्शियल प्रेशर कहलाएगा। तो इस कंडीशन में वाटर वेपर का जो पार्शियल प्रेशर होगा उसी को एक्वस टेंशन कहा जाता है। तो इस गैस का टोटल प्रेशर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, यानी टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस एक्वस टेंशन। और ये जो एक्वस टेंशन है यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, ये आयतन पे डिपेंड नहीं करता है, दबाव पे यानी प्रेशर पे भी डिपेंड नहीं करता है, वॉल्यूम पे भी डिपेंड नहीं करता है, लेकिन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापमान का थर्मोडायनेमिक पैमाना किसके द्वारा दिया गया था। तो थर्मोडायनेमिक स्केल को केल्विन स्केल भी कहा जाता है, तो केल्विन के द्वारा दिया गया था, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छाया की लंबाई सबसे लंबी होगी। तो देखिए, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है और इसका छाया बनना है, तो यदि लाइट रे जस्ट इसके परपेंडिकुलर आएगी तब इसकी छाया सबसे लंबी बनेगी। यहाँ पे प्रकाश का स्रोत और वस्तु एक दूसरे के लंबवत है तब जाकर के इसकी छाया सबसे लंबी बनेगी, राइट ऑप्शन यही होगा। प्रकाश का स्रोत और वस्तु एक दूसरे के समानांतर है। मान लीजिए कि लाइट का सोर्स ऊपर से नीचे आ रही है, तो इस केस में छाया की लंबाई सबसे लंबी नहीं होगी, वो सबसे छोटी होगी। तो ए ऑप्शन सही ऑप्शन है यहाँ पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएपी। डीएपी का मतलब होता है डाई अमोनियम फास्फेट में कितने प्रतिशत फास्फोरस तथा नाइट्रोजन पाई जाती है। तो डाई अमोनियम फास्फेट एक फर्टिलाइजर है, एक उर्वरक है जिसका फार्मूला होता है NH4 का होल 2 NH4 का होल ट्वाइस HPO4 डाई अमोनियम फास्फेट। तो इसमें 46 to 53% फास्फोरस होता है, 46 to 53% जो है इसमें फास्फोरस होता है, और 18 to 21% इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। तो इसमें से सही ऑप्शन इस तरीक़ा से हम देखें तो 46% P2O5 तथा 18% नाइट्रोजन लगभग होता है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है। तो इसमें नाइक्रोम जो है बहुत ही हार्ड है और डक्टाइल भी है, इसकी डक्टिलिटी ज़्यादा होती है। नाइक्रोम तन्य भी है और बहुत ही कठोर भी है। राइट ऑप्शन ए होगा। टंगस्टन की बात करें तो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होता है और ये तन्य भी है, लेकिन ये हार्ड नहीं है, कठोर नहीं है, तो इस कारण से बी सही नहीं होगा। कास्ट आयरन की बात किया जाए तो ये हार्ड है किंतु ये डक्टाइल नहीं है, यानी तन्य नहीं है, तो इस कारण से सी भी नहीं होगा। ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है। तो प्रोटीन की कमी से मेरेस्मस नामक रोग होता है और इसमें पेट बाहर निकल जाता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है बच्चों की, तो मेरेस्मस होगा। राइट ऑप्शन ए होगा। रिकेट्स किसकी कमी से होता है। रिकेट्स से विटामिन डी की कमी से होता है। रिकेट्स जो है वो विटामिन डी की कमी से होता है और जीरोप्थेल्मिया विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेनिन होता है। तो रेनिन एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। अब बच्चों के आंत से यह स्त्रावित होता है। बच्चे भोजन के रूप में, फूड के रूप में दूध का ही यूज करते हैं और उसको डाइजेस्ट करवाने के लिए एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम की ज़रूरत होती है जो उनके स्टोमक के द्वारा स्त्रावित होता है। ये एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। तो बच्चों के आंत के द्वारा, बच्चों के पेट में यानी स्टोमक के द्वारा स्त्रावित होता है। यह एक एंजाइम है, एंजाइम तो है ही, साथ ही यह एक हार्मोन भी है। किडनी के द्वारा यह स्त्रावित किया जाता है हार्मोन। तो ये हार्मोन भी है और एंजाइम भी है, दोनों ही हैं। तो हार्मोन व एंजाइम दोनों। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे आयोडीन प्राप्त किया जाता है। तो आयोडीन भूरा शैवाल यानी ब्राउन एल्गी से प्राप्त किया जाता है। राइट ऑप्शन ए होगा। और आयोडीन का यूज किया जाता है, आयोडीन की कमी से ग्वाइटर नाम का, घेंघा नाम का रोग होता है और इससे प्राप्त कर लिया जाता है आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है। एक तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात किया जाए तो ये दो टाइप का होता है। एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER और एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक ACR स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ इसलिए है क्योंकि इस पे राइबोसोम के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, राइबोसोम के अणु पाए जाते हैं, कण पाए जाते हैं, इस कारण से ये रफ है और इसके द्वारा प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा लिपिड्स वगैरह की सिंथेसिस होती है। तो इसके द्वारा लिपिड और इसके द्वारा प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। थायमिन यानी विटामिन बी की कमी से बेरी नाम का रोग होता है, ये सही है। विटामिन ए की कमी से वर्णांधता नहीं होता है। कलर ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से नहीं होता है। कलर ब्लाइंडनेस एक जीनेटिक डिसऑर्डर है जो माँ अपने मायके से लेकर के आती है और अपने बेटे में ट्रांसफ़र कर देती है। तो वर्णांधता विटामिन ए की कमी से नहीं होता है, ये गलत है। विटामिन के ये ब्लड के क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो विटामिन ए की कमी यदि हो जाती है तो ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है। तो विटामिन के रक्त जमना, ये सही है। इसमें से गलत कौन सा है, बी गलत है। सो राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन पाचन का प्रथम स्थान है। तो सबसे पहले प्रोटीन का पाचन जो होता है वो आमाशय में होता है, स्टोमक में जो पेप्सिन नाम का जो एंजाइम होता है वो प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है। तो सबसे पहला पाचन जो होता है प्रोटीन का वो आमाशय है। आमाशय में ही एसिड के प्रेजेंस में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जब मीडियम एसिडिक है तो ही ये पेप्सिन एक्टिव होता है। तो
एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। उसके बाद में पेनक्रियाज के द्वारा जो टाल निकलता है, ट्रिप्सिन, एमाइलेज एंड लाइपेज, तो ट्रिप्सिन के द्वारा भी प्रोटीन का डाइजेशन होता है, प्रोटीन का, एमाइलेज के द्वारा आपको कार्बोहाइड्रेट का, और लाइपेज के द्वारा फैट का। इसके अलावा सलाइवा में भी सलाइवरी एमाइलेज होता है, तो हमारे मुंह में जो सलाइवा है उसमें सलाइवरी एमाइलेज होता है, और इस कारण से मुंह से ही कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होना शुरू हो जाता है। तो मुख से प्रोटीन का नहीं, किसका, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। आमाशय में पहली बार पेप्सिन के प्रेजेंस में पेप्टाइड में प्रोटीन टूटता है, सो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन एस्ट्रॉयड है? तो एस्ट्रोजन एक एस्ट्रॉयड हार्मोन है। इसमें से एस्ट्रोजन जो है एक एस्ट्रॉयड हार्मोन है। रिलैक्सिन और थायरॉक्सिन ये दोनों ही एक प्रोटीन हार्मोन है, तथा इंसुलिन भी एक प्रोटीन हार्मोन है। तो रिलैक्सिन एंड थायरॉक्सिन ये दोनों ही प्रोटीन हार्मोन हैं, जबकि एस्ट्रोजन जो है एक एस्ट्रॉयड हार्मोन है। एस्ट्रॉयड हार्मोन जो है ये दो प्रकार का होता है, दो वर्गों में बंटा हुआ होता है, कार्टिको एस्ट्रॉयड और सेक्स एस्ट्रॉयड। कार्टिको एस्ट्रॉयड जो है वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों को, इन तीनों को तोड़ने में मदद करता है, जबकि सेक्स एस्ट्रॉयड के अंतर्गत आता है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन तथा एंड्रोजन। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतःस्रावी ग्रंथि यानी इंडोक्राइन ग्लैंड का उदाहरण है। तो इसमें से सेबेसियस ग्रंथि जो है, सेबेसियस ग्लैंड त्वचा में स्थित एक बहिस्रावी यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड है, जो सीबम नामक तैलीय पदार्थ का स्राव करती है। तो ये हो गई एक्सोक्राइन, हो गई एक्सो। पीनियल ग्लैंड की यदि बात करें तो पीनियल ग्लैंड जो है एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, जो मस्तिष्क में स्थित होती है, हमारे ब्रेन में रहती है। यह मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित करती है। तो ये इंडोक्राइन हो गया, इंडोक्राइन। और लार ग्रंथि सलाइवरी ग्लैंड जो है, सलाइवरी ग्लैंड जो है वह एक बहिस्रावी ग्रंथि है, जो लार का यानी सलाइवा का उत्पादन करती है, और उसमें सलाइवरी एमाइलेज पाया जाता है। तो ये भी एक एक्सोक्राइन ही है, इंडोक्राइन है पीनियल ग्लैंड, यानी पीनियल ग्रंथि राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है? तो वो है आर्टिकल 243 डी, 243 डी। तो इसमें से राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अधीन संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो 6 अन्य सदस्य थे। एन गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्र, और इनके त्यागपत्र के बाद में बने थे एन माधव राव और DP खेतान, और इनके मृत्यु के बाद में बने थे TT कृष्णमाचारी। तो इसमें से 6 हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बर्मा भारत से अलग हो गया था? तो वो था भारत सरकार अधिनियम 1935, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा लोकसभा द्वारा विचार के लिए भेजे गए वित्त विधेयक को अधिकतम कितने अवधि के लिए विलंबित कर सकती है? तो धन विधेयक के मामले में राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों के लिए विधेयक को रोक सकती है, जबकि साधारण विधेयक की कोई समय सीमा नहीं निर्धारित की गई है। धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है। तो इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में राज्य का नाम दिया गया है, सूची 2 में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या दी गई है। तो बिहार की यदि बात करें तो बिहार से राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है 16, यानी राज्यसभा की सीट है 16। तो सिर्फ इसी से आंसर हो जाएगा यहाँ की सी का 1। इसमें सिर्फ सी वाले में ऑप्शन में ही दिया गया है, तो इस कारण से ये ऑप्शन सी सही होगा। इसका मतलब ये रहा कि ए का 2 यानी गुजरात में 11 सीट है, बी का 3 यानी कर्नाटक में 12 सीट है, और उड़ीसा में 10 सीट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पद की शपथ नहीं लेता है?
तो इसमें से स्पीकर अपने पद की शपथ नहीं लेते हैं, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है? तो अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव होगा, ये प्रावधान किया गया है। तो इसमें से कोई नहीं, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा जो शुरू में राज्य सूची का विषय था को समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 5 विषयों को समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। वे 5 विषय हैं शिक्षा, वन, वजन और मापतोल, वन्य जीव और पक्षियों का संरक्षण, न्याय का प्रशासन। तो इसमें से राइट ऑप्शन सी होगा, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय विधानमंडल की शुरुआत की थी? तो वो था भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो वो अपनी रिपोर्ट देती है लोकसभा के अध्यक्ष को, इसमें से कोई नहीं है, राइट ऑप्शन डी होगा। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत पहले राजभाषा आयोग की स्थापना की गई थी। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 7 जून 1955 को बीजी खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग की नियुक्ति की थी। तो इसमें से राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में। और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दी थी 1956 में, और उन्होंने सुझाव दिया था अंग्रेजी का स्थान पर हिंदी का प्रयोग करने के लिए सिफारिशें की थी। और खेर आयोग की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए 1957 में गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में विवादों का फैसला कौन करता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 103 के अनुसार संसद सदस्य की अयोग्यता संबंधी विवाद को राष्ट्रपति के निर्णय के लिए संदर्भित किया जाएगा और उसका निर्णय अंतिम होगा। ऐसे किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पहले राष्ट्रपति चुनाव आयोग की राय प्राप्त करेंगे और उस राय के अनुसार कार्य करेंगे। तो इसमें से राइट ऑप्शन सी होगा, चुनाव आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में संशोधन शुरू किया जा सकता है, लोकसभा में भी शुरू किया जा सकता है, राज्यसभा में भी शुरू किया जा सकता है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, विधान परिषद सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है। तो आर्टिकल 169 के अनुसार विधानसभा के न्यूनतम सदस्यों की संख्या 40 होती है, राइट ऑप्शन बी होगा। संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है, राष्ट्रपति को सौंपता है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बराबर होता है। तो इसमें से यदि हम नेट नेशनल प्रोडक्ट की बात करें यानी एनएनपी की बात करें, एनएनपी इज इक्वल टू होता है जीएनपी माइनस मूल्यह्रास, माइनस डिप्रिसिएशन मूल्यह्रास जो होता है। तो जीएनपी इज इक्वल टू होगा एनएनपी प्लस मूल्यह्रास। तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी एनएनपीएम मूल्यह्रास के, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकोषीय नीति यानी फिस्कल पॉलिसी में मुख्य रूप से कौन शामिल होता है? तो करारोपण, सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय एवं ऋण संबंधी क्रियाओं को राजकोषीय नीति यानी फिस्कल पॉलिसी कहा जाता है। और इसके अंतर्गत करारोपण भी आता है यानी टैक्सेशन, सार्वजनिक ऋण यानी पब्लिक बोरोविंग एंड सार्वजनिक व्यय यानी पब्लिक एक्सपेंडिचर, ये तीनों ही आते हैं। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी आरक्षित अनुपात यानी कैश रिजर्व रेशियो CRR में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका क्या तात्पर्य है? तो कमर्शियल बैंक के कुल जमा राशि का कुछ प्रतिशत भाग रिजर्व बैंक के पास अनिवार्य रूप से जमा करना पड़ता है और उसी को कैश रिजर्व रेशियो कहा जाता है। तो जब कैश रिजर्व रेशियो में वृद्धि होती है
तो इसका मतलब है कि कमर्शियल बैंक को ज़्यादा पैसे रिजर्व बैंक के पास जमा करने होंगे, तब ज़्यादा पैसे रिजर्व बैंक के पास जमा कैश के रूप में जमा करने होंगे, तो उनके पास लोन देने के लिए कम पैसे बचेंगे, तो वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए कम धन होगा। राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला प्रभाव है? तो घाटे की वित्तीय व्यवस्था के कारण अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि होती है। मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समिति ने पहली बार सेवाओं पर कर लगाने की सिफारिश की थी? तो चलैया समिति ने पहली बार सेवाओं पर कर लगाने की सिफारिश की थी। तो इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में आरबीआई किसके माप के आधार पर अपनी मौद्रिक नीति का रूपरेखा तैयार करता है? तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स संयुक्त से, सीपीआई संयुक्त से, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा, यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो दुग्ध क्रांति से संबंधित ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की शुरुआत 1970 में हुई थी और इसके जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे। तो राइट ऑप्शन बी होगा, 1970। नेक्स्ट, जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध है। तो बिहार सरकार द्वारा संचालित जीविका परियोजना गरीबी उन्मूलन तथा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए 2007 में विश्व बैंक की आर्थिक सहायता से प्रारंभ किया गया था। राइट ऑप्शन सी होगा, गरीबी उन्मूलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिला में सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो गोपालगंज का लिंगानुपात सर्वाधिक है, 1021 है यहाँ का लिंगानुपात। राइट ऑप्शन बी होगा। और बिहार में ओवरऑल लिंगानुपात की बात करें तो 918 है और चाइल्ड सेक्स रेशियो यानी बच्चों का लिंगानुपात जो है वो है 935। और बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? वो है मुंगेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 90 ईस्ट रिज कहाँ पर अवस्थित है? तो 90 ईस्ट रिज हिंद महासागर में अवस्थित है और यह 90 डिग्री ईस्ट मेरिडियन पर अवस्थित है, मेरिडियन पे अवस्थित है, 90 डिग्री ईस्ट मेरिडियन पे। तो इसमें से हिंद महासागर होगा, राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है? तो इन ऑप्शन में से इराक देखें तो इराक का तो कैस्पियन सागर से ये दूर ही है, कैस्पियन सागर से बहुत ही दूर है। कैस्पियन सागर से 5 देशों की सीमाएं लगती है, अजरबैजान, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान तथा ईरान। तो इसमें से राइट ऑप्शन सी होगा, इराक की सीमा नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानचित्र पर वह रेखा जो महासागरीय एवं सागरीय भागों में लवणता की समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाती है, निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो यहाँ पे आइसोहेलाइन, आइसो का मतलब होता है सेम, इक्वल, हेलाइन जो है वो है लवणता से, सैलिनिटी से रिलेटेड है, तो आइसोहेलाइन हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक लैगून झील नहीं है? तो पेरियार झील एक कृत्रिम झील है, अतः यह लैगून झील नहीं है। पेरियार नदी पर बने बांध के कारण यह झील अस्तित्व में आई है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, पेरियार झील। पुलिकट झील, पुलिकट झील भारत के आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में स्थित एक अनूप झील है, ये लैगून झील नहीं है। अष्टमुदी झील केरल राज्य की एक ये अनूप झील ही है, लैगून झील नहीं है, अष्टमुदी झील, तो ये भी नहीं होगा, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों का अवरोही क्रम है, तो मतलब घटते हुए क्रम है। तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है तो केरल में है, इस कारण से ए ऑप्शन तो छट जाएगा यहाँ से। केरल का जनसंख्या लिंगानुपात, केरल का लिंगानुपात 1084 है। उसके बाद में आता है तमिलनाडु, तमिलनाडु का लिंगानुपात है 996। उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश, यहाँ का लिंगानुपात है 993 और उसके बाद में आता है छत्तीसगढ़ 991 लिंगानुपात के साथ में। तो केरल, तमिलनाडु, देन आंध्र प्रदेश, देन छत्तीसगढ़, राइट ऑप्शन सी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका की बृहद झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम है। तो सबसे पूर्व में है ओंटारियो झील, उसके बाद में है ईरी, उसके बाद उससे पश्चिम में ह्यूरॉन, उससे पश्चिम में है मिशिगन और उससे पश्चिम में है सुपीरियर। तो ओंटारियो, ईरी, ह्यूरॉन, मिशिगन एंड सुपीरियर ये क्रम है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साक्षरता दर की गणना के लिए आयु सीमा है। तो 1991 की जनगणना में निश्चय किया गया कि 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों को परिभाषा द्वारा अशिक्षित समझा जाएगा। केवल 7 वर्ष या उससे अधिक आयु की जनसंख्या को शिक्षित और अशिक्षित में वर्गीकृत किया जाएगा। इसी प्रकार का मापदंड 2001 और 2011 की जनगणनाओं में अपनाया गया था। साक्षर वह व्यक्ति है जो किसी भाषा को समझने के साथ पढ़ और लिख सकता है। एक व्यक्ति जो पढ़ सकता है लेकिन लिख नहीं सकता, जनगणना के परिप्रेक्ष्य में साक्षर नहीं है। तो इस तरीके से हो जाएगा 7 वर्ष से ऊपर। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राष्ट्रीय जल मार्गों में कौन सुमेलित है। तो नेशनल वाटरवेज 1 प्रयागराज को हल्दिया से जोड़ता है, ये सही है। नेशनल वाटरवेज 2 सदिया को धुबरी से जोड़ता है, ये भी सही है। नेशनल वाटरवेज 3 कोट्टापुरम को कोल्लम से जोड़ता है, ये भी सही है। और नेशनल वाटरवेज 4 ये कृष्णा गोदावरी नदी मार्ग पे है। और ये है, यदि इन तीनों में से सबसे लंबाई की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा लंबाई जो है वो है नेशनल वाटरवेज 1 का। इसकी लंबाई है 1620 मीटर। तो इसमें से सभी सही सुमेलित है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। तो ये कर्नाटक में स्थित है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। बराक, लोहित और सुबनसिरी। उपयुक्त में से कौन सी नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर के बहती है। तो इसमें से लोहित और सुबनसिरी अरुणाचल प्रदेश से होकर के बहती है, जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। बराक नदी मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम व असम राज्यों और बांग्लादेश से होकर के बहती है और इसकी लंबाई, कुल लंबाई 900 किलोमीटर है। तो इसमें से बराक नहीं होगा, 2 और 3। राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर्वत चोटियों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम है। तो सबसे पूरब में है कंचनजंगा, उससे पश्चिम में है मकालू, उससे पश्चिम में है एवरेस्ट, उससे पश्चिम में है अन्नपूर्णा। सो राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर देश के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया। तो कर्नाटक के तुमकुरू में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL हाल द्वारा निर्मित एक हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो कर्नाटक के तुमकुरू। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार डेविस कप 2022 का खिताब जीता। तो डेविस कप 2022 का आयोजन स्पेन के मलागा में किया गया। फाइनल मुकाबले में कनाडा ने 28 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराया। कनाडा ने पहली बार इस खिताब को जीता है। तो इसमें से राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू बने हैं। राइट ऑप्शन बी होगा। शिव प्रताप शुक्ल जो हैं ये हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं और विश्वभूषण हरिचंदन ये छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं। स्वाति सिंह को वर्ष 2022 का एकलव्य पुरस्कार प्रदान किया गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से है। इनका संबंध है साइकिलिस्ट से, ये साइकिलिस्ट हैं। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में फंसे हुए अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए सोयूज अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। रूस ने। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। भारत का लिंग अनुपात 2011 के 943 से बढ़कर 2036 में 952 हो जाएगा, ये सही है। जन्म के समय लिंगानुपात 2017-19 में 904 से बढ़कर 2018-19 में 907 हो गया, ये भी सही है। विवाह के लिए औसत आयु 2017 में 22.1 वर्ष से बढ़कर 2020 में 22.7 वर्ष हो गई, ये भी सही है। तो ये तीनों ही सही है, 1, 2 और 3। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई
सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को संचालित करने वाली पहली महिला कौन बनी हैं? तो एशिया की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को चलाने वाली पहली महिला बन गई हैं। उन्होंने सोलापुर स्टेशन और मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के बीच 450 किलोमीटर सेमी हाई स्पीड ट्रेन का संचालन किया। तो इसमें से राइट ऑप्शन ए होगा, सुरेखा यादव। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस आईआईटी संस्थान ने एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस विकसित किया है? तो ये विकसित किया है आईआईटी मद्रास ने, भार ओएस। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वर्ष 2023 के मार्कोनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी संस्था के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और विज्ञान कंप्यूटर विभाग के प्रोफेसर हरि बालकृष्णन को 2023 के मार्कोनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मार्कोनी पुरस्कार कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के लिए एक सर्वोच्च सम्मान है। यह अमेरिका स्थित मार्कोनी फाउंडेशन द्वारा उन लोगों को दिया जाता है जो सूचना और संचार के माध्यम से डिजिटल समावेशिता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो इसमें से राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, हरि बालकृष्णन। नेक्स्ट, फरवरी 2023 में हैदराबाद में आयोजित भारत की पहली फार्मूला ई प्रिक्स रेस किसने जीता? तो जीन एरिक बर्गेन ने जीता, जीन एरिक बर्गेन। राइट ऑप्शन बी होगा। जीन एरिक बर्गेन ये फ्रांस के रहने वाले हैं। नेक्स्ट, मार्च 2023 में पारंपरिक चिकित्सा पर एससीओ का पहला B2B सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? गुवाहाटी में किया गया था। राइट ऑप्शन ए होगा। जनवरी 2023 में किन देशों के बीच साइक्लोन वन युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया? तो भारत और इजिप्ट के बीच में किया गया, भारत और मिस्र। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, प्रथम महिला प्रीमियर लीग 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है? इसका आयोजन महाराष्ट्र में किया गया, ये सही है। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में मुंबई इंडियंस ने यह खिताब जीता, ये भी सही है। उप विजेता टीम दिल्ली कैपिटल्स रही, ये भी सही है। तो इसमें से सभी स्टेटमेंट सही है, तो हमें चुनना है सही नहीं है, तो इसमें से कोई नहीं होगा। राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट, सीवेज और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए मशीनीकृत स्वच्छता परिवेश विकसित करने के लिए नमस्ते योजना किस मंत्रालय की पहल है? तो यह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय तथा आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय दोनों का ये संयुक्त रूप से चलाया गया है नमस्ते योजना, यानी इन दोनों का संयुक्त प्रावधान है। तो इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक राइट ऑप्शन डी होगा। इसके अंतर्गत सफाई कर्मियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक मशीन एवं उपकरणों का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा में देश के सबसे बड़े विश्व स्तरीय हॉकी स्टेडियम का निर्माण किया गया है, जिसका नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पे रखा गया है? बिरसा मुंडा के नाम पे रखा गया है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किस राज्य में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? तो रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने गुजरात के हजीरा में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है। इस प्लांट को अगले 5 साल में 75,000 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया जाएगा और इस संयंत्र में उत्पादित कार्बन फाइबर और कार्बन फाइबर कंपोजिट का उपयोग नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा। तो गुजरात के हजीरा में राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें प्रथम स्थान नॉर्वे को प्राप्त हुआ, ये सही है। भारत को इसमें 166वां स्थान प्राप्त हुआ, नहीं 161वां स्थान प्राप्त हुआ था, इस कारण से बी गलत है। वर्ष 2022 में भारत 150वें स्थान पे था, ये सही है, तो बी गलत है, तो केवल 2 राइट ऑप्शन बी होगा। हाल ही में 49वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? जापान में किया गया था 19 से 21 मई के बीच में, तो राइट ऑप्शन ए होगा। जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन में भारत के किस AI सुपर कंप्यूटर ने शीर्ष 500 में अपनी जगह बनाई है? तो वो है एरावत। राइट ऑप्शन सी होगा।
एरावत शीर्ष 500 ग्लोबल कंप्यूटिंग सूची में 75वां स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट, हाल ही में की गई नियुक्तियों में निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित हैं? मनोज सोनी यूपीएससी के अध्यक्ष बने हैं, ये सही है। अंग सुमाली रस्तोगी विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं, नहीं। अंग सुमाली रस्तोगी अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में भारत के प्रतिनिधि हैं, ये गलत है। रवनीत कौर भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष हैं, नहीं। रवनीत कौर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष हैं, तो ये गलत है। अजय बंगा विश्व बैंक के अध्यक्ष बने हैं और आर दिनेश भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष बने हैं, तो इसमें से ए ऑप्शन सही है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो बुल्गारिया के लेखक जॉर्जी गोस्पोंदिनोव को उनके उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए 2023 के बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और तो इसमें से राइट ऑप्शन सी होगा, जॉर्जी गोस्पोंदिनोव, राइट ऑप्शन सी सही होगा। और शेहान करुणा तिलका को 2022 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया था? तो असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में गज उत्सव 2023 का आयोजन किया गया था, राइट ऑप्शन बी होगा। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एक पंचायत में एक खेल का मैदान परियोजना की शुरुआत हुई है? तो केरल के सरकार के द्वारा खेलों को बढ़ावा देने के लिए, खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा महिला विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाना है? तो ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड दोनों ही में किया जाना है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 का आयोजन 20 जुलाई से 20 अगस्त 2023 तक ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। यह फीफा महिला विश्व कप का 9वां संस्करण होगा, तो इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। सितंबर 2022 में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है? तो अंडमान एवं निकोबार को, राइट ऑप्शन बी होगा। बिहार के किस जिले में बिहार का दूसरा डॉपलर रडार स्थापित किया जाएगा? तो बिहार का पहला डॉपलर रडार पटना के अनीसाबाद में स्थापित है और दूसरा स्थापित किया जाएगा पूर्णिया में, तो राइट ऑप्शन यहाँ से डी होगा। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 फरवरी 2023 को देश के दूसरे व बिहार के पहले वानिकी कॉलेज का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया? तो मुंगेर जिले में किया, मुंगेर में, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा निम्नलिखित में से बिहार के किस व्यक्ति को पद्मश्री सम्मान 2023 से सम्मानित नहीं किया गया है? तो बिहार के 3 लोगों को सम्मानित किया गया है, सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार, मधुबनी की सुभद्रा देवी और नालंदा के कपिल देव प्रसाद को। तो आनंद कुमार, कपिल देव प्रसाद, श्रीमती सुभद्रा देवी, इन तीनों को सम्मानित किया गया है, तो इसमें से नहीं किया गया ये चुनना है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन डी होगा। 15 से 16 अप्रैल 2023 तक पर्यटन विभाग और कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा संयुक्त रूप से बिहार के किस जिले में थावे महोत्सव का आयोजन किया गया? तो गोपालगंज में किया गया, और इस महोत्सव का उद्देश्य थावे दुर्गा मंदिर के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना और पर्यटकों को आकर्षित करना है, राइट ऑप्शन सी होगा, गोपालगंज। नेक्स्ट, आगामी लोकसभा और बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए ट्रांसजेंडर समुदाय को जागरूक करने के लिए निर्वाचन आयोग ने किसे बिहार का स्टेट आइकॉन बनाया है? तो मोनिका दास को स्टेट आइकॉन बनाया गया है, मोनिका दास, राइट ऑप्शन सी होगा। बिहार में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन करने वाला जिला है? तो रोहतास है, उसके बाद औरंगाबाद, उसके बाद कैमूर आता है, और सबसे ज़्यादा धान का उत्पादन करने वाला भी रोहतास ही है। गेहूं के उत्पादन में रोहतास आगे है, उसके बाद कैमूर है, देन पश्चिम चंपारण है, और गेहूं वाला ही हमें चुनना है। धान के उत्पादन में रोहतास आगे है, उसके बाद औरंगाबाद, उसके बाद कैमूर है, तो दोनों ही में है, धान चाहे गेहूं का उत्पादन हो, दोनों ही में रोहतास ही आगे है, राइट ऑप्शन सी होगा।
किसान क्रेडिट कार्ड योजना का आरंभ हुआ था तो 1998-99 में हुआ था। इसकी शुरुआत 1998-99 में हुई थी। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, बजट 2023-24 में स्वच्छ भारत मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 5,000 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। राइट ऑप्शन बी होगा। बजट 2023-24 के अनुसार वर्ष 2021-22 में प्रभावी राजस्व घाटा था तो जीडीपी का 3.3% था। राइट ऑप्शन ए होगा। सकल घरेलू उत्पाद का 3.3%। निम्नलिखित में से बिहार राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित रहती है? तो राज्यपाल में निहित रहती है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 154। तो इसमें से उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से गोगाबिल झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो कटिहार में स्थित है। कटिहार। राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक है? काल बैसाखी, प्री मानसून शावर है ये। काल बैसाखी, मानसून से पहले की बरसात, हिमालय की उपस्थिति, बंगाल की खाड़ी से निकटता, ये तीनों ही प्रभावित करते हैं। तो उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट ऑप्शन डी होगा। बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां सत्र 2021 में निम्नलिखित में से कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये हजारीबाग में आयोजित किया गया था। राइट ऑप्शन सी होगा। बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 में हुई थी तथा इसका पहला सम्मेलन पटना कॉलेज में आयोजित किया गया था, जबकि 16वां सम्मेलन 1921 में हजारीबाग में आयोजित किया गया था। निम्न में से किस पाल शासक ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? तो देवपाल ने बनाया था। धर्मपाल के बाद देवपाल पाल वंश का शासक बना। देवपाल ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। देवपाल का शासनकाल 810 से 850 ईस्वी तक था। बौद्ध कवि बजदत्त देवपाल का दरबारी कवि था। तो इसमें से राइट ऑप्शन सी होगा, देवपाल। निम्नलिखित में से पुर्तगाली बिहार से कौन सी वस्तु व्यापार के लिए ले जाते थे? तो सूती वस्त्र ले जाते थे। राइट ऑप्शन बी होगा। बिहार में स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो पटना में है। राइट ऑप्शन सी होगा। बिहार का सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वो है सोमेश्वर पहाड़ी। इसकी ऊंचाई लगभग 880 मीटर है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेपाल से बिहार के किस जिले की सीमा रेखा सबसे लंबी है? तो पश्चिम चंपारण जिला की सीमा रेखा सबसे लंबी है नेपाल से। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से द बिहार हेराल्ड नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो द बिहार हेराल्ड बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था और इसका प्रकाशन 1875 में गुरु प्रसाद सेन ने प्रारंभ किया था। गुरु प्रसाद सेन। राइट ऑप्शन सी होगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा एडिटेरिया के टेस्ट सीरीज से टेस्ट 6 के हिंदी मीडियम के क्वेश्चन का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।